वी आर प्रैक्टिसिंग कंजंक्शंस। सो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू कि मैंने आपको काफी सारे कंजंक्शंस तो पढ़ा दिए हैं और उसी को हम लोग थोड़ा सा आगे लेकर चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा I insist you all to pay attention over here, especially those students who are poor in English, who are weak in English, and those who face problem while making sentences. I insist them to make sentences with me. क्योंकि क्या है कि भाई जब तक आप कोशिश नहीं करोगे ना आप बना नहीं पाओगे। चलो आओ, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एंड। एंड का मतलब क्या है? और। दूसरा क्या है? चलिए सबसे पहले मैं इसको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। इसमें जो मुझे ऐसा लगेगा कि आई नीड टू एक्सप्लेन यू, आई विल एक्सप्लेन यू थॉरोली, डोंट वरी। And most important things what you need to do is that you have to speak with me. Okay, you guys have to speak with me. आपसे जो बन रहा है वो मेरे साथ बोलना और सबसे कोशिश करना कि आप अच्छे से अच्छा उसको बोल पाओ, है ना। चलिए मैंने कहा आपसे सबसे पहला वर्ड आपका क्या है? और, या फिर, अथवा। मैंने कहा यहां आओ अथवा वहां जाओ, कम हियर और गो देयर। यहां बैठो या फिर वहां बैठो, सिट हियर और देयर। तो और मतलब होता है अथवा या फिर। तो ये बहुत ही कॉमन कंजंक्शन है जो कि हर जगह यूज होता है, दैट इज यूज्ड एवरीवेयर। जब भी दो ऑप्शंस आपके पास हो, मैंने कहा यहां बैठो या फिर वहां बैठो, तो बैठना तो दोनों जगह में है, तो बैठना लिख दोगे आप सिट हियर और देयर, सिट हियर और देयर। ठीक है, हिंदी बोलो या इंग्लिश बोलो, स्पीक हिंदी और इंग्लिश। या तो हिंदी बोलो या फिर इंग्लिश बोलो, अगर ऐसा हो तो आइदर और में बनेगा। स्पीक आइदर हिंदी और इंग्लिश, स्पीक आइदर हिंदी और इंग्लिश। हम आगे इसको पढ़ेंगे कंपाउंड कंजंक्शन में। ये जो है आइदर, या तो या फिर, और इसी का नेगेटिव होता है नाइदर। मैंने कहा ना तो हिंदी बोलो ना ही इंग्लिश, क्या कहेंगे? स्पीक नाइदर हिंदी nor English. Speak neither Hindi nor English. This is the way to work, है ना। Not only but also ही नहीं भी है। जैसे मैंने कहा he is not only a good dancer but also good English speaker. वह एक अच्छा डांसर ही नहीं, एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर भी है। तो he is not only a good dancer but also good English speaker. इसके बाद है सो दैट, इतना की। मैंने कहा रवि सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन डू एनीथिंग। रवि इतना इंटेलिजेंट है कि वो कुछ भी कर सकता है। रवि सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन डू एनीथिंग। रवि सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन डू एनीथिंग। रवि इतना इंटेलिजेंट है वो कुछ भी कर सकता है। तो ये आगे देखेंगे हम लोग। अभी पहले मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर हम धीरे धीरे उधर चलेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है। आज का सेशन पूरा कंजंक्शन पर बेस्ड है। हम लोग पूरे 20 से 25-30 मिनट्स के लिए वी विल बी लर्निंग ऑल द थिंग्स इन डिटेल, बट यू नीड टू जस्ट स्पीक विथ मी। भाई ऐसा नहीं कि मैच सेशन को अटेंड कर लिया लाइव और देख लिया सेशन और सीख गया इंग्लिश। नो, यू गाइज हैव टू स्पीक विथ मी। नाउ द नेक्स्ट वी हैव एंड। एंड मीन्स क्या होता है? और। मैंने कहा यहां आओ और बैठो, कम हियर एंड सिट। वहां जाओ और उसकी मदद करो, वो तुम्हारा दोस्त है। गो देयर एंड हेल्प हिम, ही इज योर फ्रेंड। मैं जानता हूं वो मेरा दोस्त है, आई नो ही इज माई फ्रेंड। मैं जानता हूं उसकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है, आई नो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प हिम। लेकिन वो मेरी मदद नहीं करता, बट ही डजंट हेल्प मी। लेकिन के लिए क्या होता है? ये रहा आपका किंतु, लेकिन, परंतु, एज इफ, मानो जैसे। तीसरा वर्ड है अदरवाइज, वरना। अदरवाइज और एल्स, वरना। मैंने कहा पढ़ाई करो वरना फेल हो जाओगे। स्टडी अदरवाइज यू विल फेल। उसकी मदद करो वरना वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। हेल्प हिम अदरवाइज ही विल नॉट हेल्प यू। एज का मतलब होता है जैसा। बोलो जैसा आप बोल सकते हो। स्पीक एज यू कैन। लिखो जैसा आप लिख सकते हो। राइट एज यू कैन। करो जो जैसा आप कर सकते हो। डू एज यू कैन। मैं नहीं कर सकता जैसा आप कर सकते हैं। आई कांट डू एज यू कैन डू। और यू कैन से आई कांट डू एज यू कैन। मैं नहीं बोल सकता जैसा आप बोल सकते हैं। आई कांट स्पीक एज यू कैन। मैं नहीं सुन सकता जैसा आप सुन सकते हैं। आई कांट लिसन एज यू कैन। बोलो आई कांट लिसन एज यू कैन। आपको सुनना चाहिए, यू शुड लिसन। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। यू शुड स्पीक। इफ का मतलब क्या होता है? यदि। यदि आप यहां आओगे, इफ यू कम हियर, यदि आप वहां जाओगे, इफ यू गो देयर, यदि आप मेरी मदद करोगे मैं आपकी मदद करूंगा। इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू।
यदि आप कुछ नया सोचोगे ना तो आप कुछ सीखोगे यार. इफ यू थिंक समथिंग न्यू यू विल लर्न समथिंग. सो इफ इज एक्चुअली ए कंजंक्शन. और याद रखना इफ के बाद आने वाला सेंटेंस कभी फ्यूचर का नहीं बनता है. दिस इज द रूल. मैं यहां पर समझा रहा हूं, ध्यान देना सारे स्टूडेंट. मैंने कहा आप इंग्लिश सीखोगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो. यू विल लर्न इंग्लिश इफ यू प्रैक्टिस होगा. इफ यू विल प्रैक्टिस नहीं होगा. प्रैक्टिस भी SE वाला लिखना, C वाला नहीं, क्योंकि ये वर्ब है. दैट्स व्हाई अगर आप इसको ऐसा लिख दोगे यू विल लर्न इंग्लिश इफ यू विल प्रैक्टिस, तो गलत हो जाएगा. ठीक है. आप इफ को ऐसा आगे भी लिख सकते हो कि इफ यू प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस करोगे कॉमा यू विल लर्न इंग्लिश. तो आपकी चॉइस है कि आप इफ को यहां लगा रहे हो या फिर यहां लगा रहे हो. कोई जरूरी नहीं होता कि भाई आपको इसको बीच में लगाए या शुरू में लगाए. इट्स अप टू यू कंप्लीटली. ओके. मैंने कहा आपको सारी चीजें समझ में आएंगी अगर आप ध्यान से सुनोगे तो. क्या कहेंगे? आपको सारी चीजें समझ में आएंगी अगर आप ध्यान से सुनोगे. यू विल लर्न एवरीथिंग. यू विल लर्न एवरीथिंग इफ यू लिसन केयरफुली. If you listen carefully, you got it? You will learn everything. आपको सब कुछ समझ में आएगा if you listen carefully. if का मतलब क्या होता है? यदि. यदि आप ध्यान से सुनोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा. और अगर मैं इसको नेगेटिव कहूं कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो क्या कहेंगे? You will not learn anything. Everything का क्या हो जाएगा? Anything. या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं यू विल लर्न नथिंग अगर आप नहीं ध्यान से सुनोगे. इफ यू डोंट लिसन केयरफुली. इफ यू डोंट लिसन केयरफुली. अब आप बोलोगे सर इफ यू विल नॉट क्यों नहीं होगा? ध्यान से सुनोगे. वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर. नो. इफ अंटिल अनलेस व्हेनेवर व्हाटएवर के बाद में आने वाला सेंटेंस यदि फ्यूचर का आ रहा है तो उसको प्रेजेंट में बनाइए. ग्रामर का नियम है. किस किस के बाद में? इफ, अंटिल, अनलेस, व्हेनेवर, व्हाटएवर, बिफोर, आफ्टर. ठीक है. ऐसे बिफोर आफ्टर के साथ भी होता है. जैसे मैंने कहा आई विल गो, मैं आपके आने से पहले चला जाऊंगा. आई विल गो बिफोर यू कम. बिफोर यू विल कम नहीं, बिफोर यू कम. आई विल गो, मैं चला जाऊंगा बिफोर यू कम, आपके आने से पहले. मैं जाऊंगा आपके जाने के बाद. आई विल गो आफ्टर यू गो. आफ्टर यू गो मतलब आपके जाने के बाद. आई विल गो, मैं जाऊंगा आफ्टर यू गो, आपके जाने के बाद. सो आप देख सकते हैं सिचुएशंस जो हैं वो किस तरीके से आपकी वर्क कर रही हैं. आई विल गो बिफोर यू कम एंड आई विल गो आफ्टर यू गो. दिस इज द सिचुएशन एक्चुअली दैट यू नीड टू माइंड. ओके. तो बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, हम इस चीज को हमें समझना पड़ेगा. तो अंटिल अनलेस नेक्स्ट है जब तक नहीं, यदि नहीं. क्या है? जब तक नहीं, यदि नहीं. मैंने बोला जब तक आप नहीं सुनोगे, ठीक है, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी. अनलेस यू लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड. जब तक आप बोलोगे नहीं आप नहीं सीख पाओगे यार. अनलेस यू स्पीक, जब तक आप बोलोगे नहीं, अनलेस यू स्पीक. यदि आप बोलोगे नहीं, अनलेस यू स्पीक. until you speak. There is no difference between until and unless. There is a slight difference. Until is used with the condition which is connected with time, and unless is used anywhere that you want to use. So I don't want to create any difference. आप until unless दोनों एक साथ भी बोल सकते हैं. Until and unless you pay attention in your study, you cannot score good marks. जब तक आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे, यदि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे, आप अच्छे स्कोर कर ही नहीं सकते हो. ठीक है. जब तक आप स्टेज पर नहीं आओगे ना, आप कैसे कॉन्फिडेंट बनोगे यार? Until and unless you face the stage, you come on the stage, you face the people, you face the audience. जब तक आप ऑडियंस को फेस नहीं करोगे, how can you be confident? You know, if you have to be confident, you have to face the people. You have to come on the stage. You have to face the people. You have to speak before them. Until and unless you come on the stage, you cannot become confident. So this is very important कि आप इस चीज पर ध्यान दें. Until and unless, जब तक आप वहां नहीं जाओगे, until and unless you go there, जब तक आप यहाँ नहीं आओगे, until and unless you come here, जब तक आप मेरी मदद नहीं करोगे, until and unless you help me, जब तक आप कुछ नया नहीं बोलोगे, आप कैसे कुछ नया सीखोगे? Until and unless you speak something new, how you can learn something new? And this is the same rule we have to apply that we applied with if कि
अनटिल अनलेस के बाद आने वाला सेंटेंस भी फ्यूचर का नहीं होता है। इसको आप पास्ट में भी यूज कर सकते हो। पास्ट में कैसे? उसने मेरी मदद नहीं की जब तक मैंने उसकी मदद नहीं की। देखो, उसने मेरी मदद नहीं की जब तक मैंने उसकी मदद नहीं की। क्या कहोगे? उसने मेरी मदद नहीं की मतलब ही डिड नॉट हेल्प मी। ही डिड नॉट हेल्प मी जब तक कि मैंने उसकी मदद, अनटिल अनलेस जो आई हेल्प्ड हिम। ठीक है, ही डिड नॉट हेल्प मी अंटिल आई हेल्प्ड हिम। ही डिड नॉट हेल्प मी अंटिल आई हेल्प्ड हिम अनलेस आई हेल्प्ड हिम। दिस वन आप देख सकते हैं, ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी हेल्प नहीं की, अंटिल आई हेल्प्ड हिम, जब तक कि मैंने उसकी मदद नहीं की, अनलेस आई हेल्प्ड हिम। सो दिस इज द वे। उसने एक भी सेंटेंस नहीं बोला जब तक कि मैंने उसको मोटिवेट नहीं किया बोलने के लिए। ही डिड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल सेंटेंस अंटिल आई मोटिवेटेड हिम टू स्पीक। उसने कुछ नहीं खाया जब तक उसके फादर घर नहीं वापस आया। शी डिड नॉट ईट एनीथिंग अंटिल हर फादर रिटर्न होम। शी डिड नॉट ईट एनीथिंग अंटिल हर फादर रिटर्न। ईडी, सिंपल पास्ट टेंस। दैट्स द कॉल, द प्रैक्टिस यार। यू नो, टंग पर लेकर आओ चीजों को। ऐसा नहीं कि भाई आप प्रेजेंट में बनाओ, फ्यूचर में बनाओ। यूज इन पास्ट टू। ओके, पास्ट में बनाओ ना। इसके बाद है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर मतलब होता है के पहले, आफ्टर मतलब होता है के बाद। मैंने कहा मैं आपसे 2 दिन बाद मिलूंगा, तो आई विल मीट यू आफ्टर 2 days। यहां पर ये जो आफ्टर है ये प्रपोजिशन है, ये कंजंक्शन नहीं है। देखो, 2 सेंटेंस लिखते हैं आपके सामने, जिसमें एक में आफ्टर प्रपोजिशन की तरह काम करेगा और एक में आफ्टर कंजंक्शन की तरह। आई विल मीट यू आफ्टर 2 days। मैं आपसे 2 दिन बाद मिलूंगा, तो ये रहा आपका आफ्टर, जिसका मतलब क्या हो रहा है? के बाद। और दूसरा देखना, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा आफ्टर यू कम हियर। अब देखो यहां पर आफ्टर कैसे काम कर रहा है? दिस इज आफ्टर एंड दिस इज आफ्टर। यू कैन सी दैट कि ऊपर वाला जो आफ्टर है ये 2 days के आगे लगा है। इट इज वर्किंग एज अ प्रिपोजिशन, क्योंकि इस आई का जो संबंध है वो ये 2 days से बताने का काम आफ्टर कर रहा है, तो ये वर्किंग एज अ प्रिपोजिशन। लेकिन आई विल गो देयर, यू कम हियर, 2 अलग अलग सेंटेंस है जिनको जोड़ने का काम आफ्टर कर रहा है, एंड दैट इज वर्किंग एज अ कंजंक्शन। तो कोई आपसे पूछे कि आफ्टर प्रिपोजिशन है कि कंजंक्शन, सो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दैट आफ्टर इज एक्चुअली बोथ, it's conjunction and preposition as well, and there is a difference actually. You know, when it is used as a preposition, then it works as a preposition. You can see here it is working as a preposition, and here it is working as a conjunction. तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि भाई ये कैसे वर्क कर रहा है। इवन यू कैन एक्सप्लेन, आप इसे समझा भी सकते हैं। ठीक है ना? तो बिफोर माई हाउस देर इज अ गार्डन, मेरे घर के सामने एक गार्डन है, मेरे घर के पहले गार्डन पड़ता है। तो इस तरीके से आप उसको प्रपोजिशन में करते हैं। लेकिन आफ्टर में कंजंक्शन में कैसे? मेरे यहाँ आने के पहले वो वहाँ चला गया था। ही हैड गॉन देयर बिफोर आई केम हियर। ही हैड गॉन देयर बिफोर आई केम हियर। बिफोर के बाद हमेशा सिंपल पास्ट टेंस लगता है जब आप इसे पास्ट में बनाते हैं। तो ये छोटे छोटे रूल है जो माइंड करना है। चलो, तो बिफोर आफ्टर के बाद नेक्स्ट है आपका सो दैट। नेक्स्ट क्या है? सो दैट। सो दैट का मतलब क्या होता है? ताकि। क्या होता है? ताकि। मैंने उसकी मदद की ताकि वो पास हो जाए। आई हेल्प्ड हिम सो दैट ही कुड पास। मैं यहां आया ताकि मैं आपको ये टॉपिक समझा सकूं। आई केम हियर सो दैट आई कुड एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक। मैंने उसकी मदद की ताकि वो कुछ सीख जाए। आई हेल्प्ड हिम सो दैट ही कुड लर्न समथिंग। मैंने आपको ये टॉपिक समझाया ताकि आप इस टॉपिक को समझ जाओ। आई एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। मैंने उससे कुछ नहीं बोला ताकि वो कुछ सीखे। आई कुडंट से हिम एनीथिंग, आई डिडंट से हिम एनीथिंग सो दैट ही कुड स्पीक समथिंग। तो अगर पास्ट की बात कर रहे हो तो सो दैट के बाद हमेशा याद रखना, क्या याद रखना है? कि कैन, कुड, मे और माइट का उपयोग होता है। जैसे मैंने कहा वो यहां आएगी ताकि वो इंग्लिश सीख जाए। शी विल कम हियर सो दैट, ताकि वो इंग्लिश सीख जाए। शी कैन लर्न इंग्लिश। ठीक है, शी कैन लर्न इंग्लिश भी हो सकता है या शी में लर्न इंग्लिश भी हो सकता है। कैन और में दोनों लगा सकते हैं। याद रखना, सो दैट के बाद में या तो कैन लगाना है या में लगाना है।
और अगर सेंटेंस पास्ट का है, मैंने कहा वह यहां आई, शी केम हियर, ताकि वह इंग्लिश सीख जाए, सो दैट शी, कैन का हो जाएगा कुड, शी कुड लर्न इंग्लिश, या फिर शी माइट लर्न इंग्लिश। आप देख सकते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है आपका। शी केम हियर सो दैट शी कुड लर्न इंग्लिश एंड शी केम हियर सो दैट शी माइट लर्न इंग्लिश। सो शी कुड एंड शी माइट, दो वर्ड है आपके, है ना, दोनों के अपने अलग अलग मायने हैं। तो ये इस तरीके से आपका चलता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को समझ के अगर स्टडी करेंगे देन यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम। सो ये सो दैट हो गया, सो दैट का मतलब हो गया ताकि, ये भी आपका दोनों साथ में आते हैं। एज इफ, मानो जैसे, वह ऐसे बोलता है मानो जैसे वो कोई राजा हो, है नहीं, मानो जैसे, एज इफ ही इज अ किंग। पास्ट में उसने ऐसे बोला मानो जैसे वो कोई राजा हो। ही स्पोक एज इफ ही वर अ किंग। एज इफ के बाद वर का सेंटेंस आएगा, वॉस का नहीं आएगा। एज इफ, ठीक है, मानो जैसे। मैंने कहा शी बिहेव्स, वह व्यवहार करती है, एज इफ शी इज अ क्वीन, वो ऐसे व्यवहार करती मानो जैसे वो कोई रानी हो, एज इफ शी इज अ क्वीन। और अगर आप इसका पास्ट में बनाओगे कि उसने ऐसे व्यवहार किया मानो जैसे वो कोई रानी है, तो शी बिहेव्ड एज इफ शी वर अ क्वीन। आप देख सकते हैं यहां वर लगाया हमने, ठीक है। शी बिहेव्ड एज इफ शी वर अ क्वीन, यहां पर वर लगाया है, यहां पर हमने इज लगाया, ठीक है। ऐसे देखो, रवि ऑलवेज स्पीक्स एज इफ ही इज अ ग्रेट पॉलिटिशियन। क्या कहेंगे बोलो? रवि ऑलवेज स्पीक्स एज इफ ही इज अ ग्रेट पॉलिटिशियन। रवि हमेशा ऐसे बोलता है मानो जैसे वो कोई बहुत बड़ा नेता हो, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, है ना। रवि ऑलवेज स्पीक्स एज इफ ही इज अ ग्रेट पॉलिटिशियन। तो एज इफ का मतलब क्या होता है? मानो जैसे, दीज वन, ठीक है। रवि ऑलवेज स्पीक्स एज इफ ही इज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, मानो जैसे वो कोई बहुत बड़ा राजा हो, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली एज इफ, मानो जैसे। बट किंतु बताने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी नो। सेंस चूंकि होता है एक मतलब इसका, और एक आपका जब से तब से के सेंस में भी जाता है ये। चलो दोनों मैं आपको बताता हूं, जब से तब से वाला भी और चूंकि वाला भी। चूंकि वो मेरा भाई है, सिंस ही इज माई ब्रदर आई कांट से हिम एनीथिंग। चूंकि वो एक छोटा बच्चा है, आपको उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सिंस ही इज ए स्मॉल चाइल्ड यू आर नॉट सपोज टू बिहेव विथ हिम इन दिस वे, यू नो। सिंस ही इज अ चाइल्ड, चूंकि वो एक छोटा बच्चा है। सिंस ही इज इन 10th स्टैंडर्ड सो आई थिंक ही कैन नॉट पास दिस टेस्ट। चूंकि वो 10वीं कक्षा में है यार, वो इस टेस्ट को पास नहीं कर सकता। ही इज नॉट दैट मच ब्रिलियंट। सो सिंस का मतलब क्या हो रहा है? चूंकि। जब से तब से के सेंस में भी सिंस को यूज करते हैं। कैसे? देखो देखो यहां लिखता हूं मैं, जब से तब से के सेंस में सिंस को कैसे यूज करते हैं। आइए, मैंने कहा शी हैज नॉट डन एनीथिंग, उसने कुछ नहीं किया है, सिंस शी वॉज इन 10th। जब से वो 10th में थी, हिंदी यहां से निकलेगा, जब से वो 10th में थी तब से उसने कुछ नहीं किया है। एक सेंटेंस पास्ट का आएगा और एक सेंटेंस परफेक्ट का आएगा, एक सेंटेंस पास्ट का आएगा और एक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का आएगा। ये विशेष ध्यान देना है आपको। ये सिंपल पास्ट भी आ सकता है वहां पर। ऐसे मैंने लिखा सिंस ही फेल्ड, जब से वो फेल्ड हुआ है, ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं खाया है, ठीक है। तो जब से वो फेल हुआ है तब से उसने कुछ भी नहीं खाया है। सिंस ही फेल्ड ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग। सिंस ही फेल्ड मतलब जब से वो फेल हुआ है, ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं खाया है। तो आप देख सकते हैं यहां पर ही हैज नॉट ईटन एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं खाया जब से वो फेल हुआ है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दैट कॉजेज द ग्रेट इंप्रेशन। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इन चीजों को समझ के स्टडी करें, इन चीजों की
प्रैक्टिस करें, इन पर फोकस करेगी किस तरीके से आपको वर्क कर रही है ना। तो सिंस दो तरीके से यूज हो रहा है, तो एक सेंस का मतलब चूंकि भी होता है, एक सेंस का मतलब तब से जब से भी होता है। चलो तो सिंस को बिल्कुल दिमाग में याद रखना। एज लॉन्ग एज, अभी क्या अभी ये चारों को याद करो सभी जल्दी फटाफट फास्ट। एज लॉन्ग एज जब तक, एज लॉन्ग एज जब तक, एज लॉन्ग एज जब तक, एज सुन एज ज्यों ही जैसे ही, ज्यों ही जैसे ही, ज्यों ही जैसे ही, कम ऑन, ज्यों ही जैसे ही, एज फॉर एज जहां तक, एज फॉर एज जहां तक, एज फॉर एज जहां तक, एज वेल एज साथ साथ, एज वेल एज साथ साथ, कम ऑन, एज वेल एज साथ साथ, 2 3 4 बार 5 बार बोलो, एज वेल एज साथ साथ, स्टिल येट फिर भी, ठीक है, बिकॉज क्योंकि, देयरफॉर इसलिए, ये तो सब सरल चीजें हैं, देयरफॉर दैट्स व्हाई। ये चारों को मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना। एज लॉन्ग एज जब तक आप सुनोगे आपको समझ में आएगा। एज लॉन्ग एज यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। यू कैन डू दिस वर्क एज लॉन्ग एज यू स्टे हियर, आप ये काम कर सकते हो जब तक आप यहां हो। एज लॉन्ग एज यू आर हियर, एज लॉन्ग एज यू स्टे हियर। आप इंग्लिश बोलोगे जब तक आप प्रैक्टिस करोगे, और जहां प्रैक्टिस करना बंद कर दोगे आप बोल नहीं पाओगे। You will speak English as long as you practice, and once you stop practicing, you won't be able to speak confidently. And that's why I insist you to practice more and more. अगर आप चाहते हैं, if you want to speak English confidently, you need to practice back to back. So this is the way. जब तक आप मेरी मदद करोगे, मैं आपकी मदद करूंगा। बोलने की कोशिश करो। As long as you help me, I will help you. जब तक आप मेरी मदद करोगे मैं आपकी मदद करूंगा, या तब तक मैं आपकी मदद करूंगा, कुछ भी आपको बोलना हो। सो आई हेल्प यू एज लॉन्ग एज यू हेल्प मी, या फिर आप ऐसा कह सकते हो एज लॉन्ग एज यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। जब तक आप मेरी मदद करोगे मैं आपकी मदद करूंगा। एज सुन एज, ज्यों ही जैसे ही, जैसे ही आप यहां आए, एज सुन एज यू केम हियर, जैसे ही आप वहां गए, एज सुन एज यू वेंट देयर, जैसे ही आपने पढ़ाई की, एज सुन एज यू स्टडीड, जैसे ही मैंने उसे कॉल किया, एज सुन एज आई कॉल्ड हिम, जैसे ही मैंने उसे कॉल किया, ठीक है, उसने मेरा कॉल रिसीव कर लिया। एज सुन एज आई कॉल्ड हिम, ही रिसीव्ड माई कॉल इंस्टेंटली, एज इफ ही वर वेटिंग फॉर माई कॉल, मानो जैसे मैं कॉल का वेट कर रहा हूं। सो एज सुन एज मतलब ज्यों ही जैसे ही। एज फार एज जहां तक, FAR फार है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज फार एज जहां तक मैं जानता हूं वो इस काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। एज फार एज आई नो ही कैन डू दिस वर्क वेरी वेल। जहां तक मैं जानता हूं रवि एक अच्छा लड़का है, एज फार एज आई नो रवि इज अ गुड बॉय। जहां तक मैं जानता हूं आप इस काम को अच्छे से कर सकते हो अगर आप कोशिश करो तो। एज फार एज आई नो यू कैन डू दिस वर्क इफेक्टिवली इफ यू ट्राई। एज वेल एज साथ साथ, मैं इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी पढ़ा सकता हूं। आई कैन टीच इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच, एज वेल एज फ्रेंच। आप दो सेंटेंस को जोड़ना हो। शी इज गोइंग देयर एज वेल एज शी इज लर्निंग इंग्लिश, वो वहां जा रही है साथ साथ वो इंग्लिश भी सीख रही है। तो दो व्यक्ति कोई काम कर रहे हैं, लाइक दो वर्क, तो उसके बीच में एज वेल एज लगता है एज अ कंजंक्शन के तौर पर। स्टिल और यट, फिर भी, ये स्टिल जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस में लगाते हैं और ये यट जो है नेगेटिव में लगाते हैं। आई डिड नॉट अलाउ हिम इन द क्लास, स्टिल ही इज वेटिंग आउटसाइड, ही वॉज वेटिंग आउटसाइड। मैंने उसको क्लास में अलाउ नहीं किया, फिर भी वो क्लास से बाहर वेट कर रहा था। तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस में स्टिल आएगा, और यट फिर भी के सेंस में आता है। फिर भी आप वहां गए, यट यू वेंट देयर, फिर भी आप यहां आए, यट यू केम हियर, स्टिल यू केम हियर। तो यट एंड स्टिल दोनों का मतलब होता है फिर भी, और स्टिल एक अभी तक का मतलब भी देता है, और यट भी अभी तक का मतलब देता है। जैसे कैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, अभी तक उसने खाना नहीं खाया, ही हैज नॉट इटन फूड येट, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। ही हैज नॉट इटन फूड येट, अभी तक उसने 10 रन ही बनाया है, तो he has made still he has made 10 runs, still he has made 10 runs। तो ये still आपका इस तरीके से भी यूज होता है, लेकिन वो जो है still और yet जब अभी तक के सेंस में यूज हो रहे हैं तो वो एज एडवर्ब कम करते हैं, एज अ कंजंक्शन काम नहीं करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को कंजंक्शन और एडवर्ब के बीच में अंतर पता नहीं है, उनको लगता है कि इसका मतलब यही निकलता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ही वर्ड अलग अलग तरीके से अलग अलग मायने देता है, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, है ना। तो ये फर्स्ट वाला सेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है।